ओके बेटा, वेलकम बैक। तो जो नाइन्थ की इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट की थी उसका हम पार्ट 2 करेंगे और यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग मनी एंड ओके। तो आज जो हमारा इसका जो टॉपिक है बिल्कुल एक आसान सा, एक नॉर्मल सा, इसमें ज़्यादा उतना कोई डीप उतनी बड़ी बातें नहीं है कि इकोनॉमी के उतने जो इकोनॉमी के बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े सवालात होते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल का है। और मैंने आपको पहले भी साहब का उस लेसन में भी बताया कि ये बेसिक लेवल का है। जब हम शुरू करते हैं इकोनॉमी पढ़ने की तो इसमें आज हम देखेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। और हमने पहले भी देखा कि जब हमने मनी की बात की तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से ये शुरुआत हो गई, किस तरह से बार्टर सिस्टम दैट लेड टू द मेटलिक मनी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर किस तरह से वो जो रोमन्स ने फिर स्टार्ट किया, और किस तरह से मनी ने अपना नाम भी किस तरह से जिसको हम कहते हैं उस गॉडेस से। और उस पर मैंने ये भी आपको बताया कि जो असल में हम जिसको हम मिथ्स कहते हैं, माइथोलॉजी कहते हैं, तो माइथोलॉजी कितनी डीप रूटेड है हमारे समाज में। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को, इस बात को जानते भी नहीं हैं। दैट इज़ वाई कि टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आल्सो दीज थिंग्स। और फिर सेंस भी बनता है बहुत सारी चीज़ों का जब हम रिलीजन को फिर डीपली लेते हैं, और उससे फिर सेंस भी बनता है। या किसी सब्जेक्ट को हम डीपली इस तरह से स्टडी करें तो फिर उसका सेंस भी बनता है थोड़ा बहुत। ये चीज़ें मैं इसलिए इसमें आपको बता रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी बहुत तेज़ी से फिर मतलब आगे बढ़ती है, और फिर रह जाता है इंसान को जो बात करनी होती है तो हम कहते हैं कि कभी और करेंगे, तो फिर तो और नए 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 हमारे साथ मसाइल हो जाते हैं। सो द इंट्रोडक्शन टू मनी इज़ बेसिकली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हमने पहले इसको किया है कि जब हम इसको समझते हैं कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो इट इज़ मॉडर्न फॉर्म्स आल्सो। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट कि आज हम किस तरह से, हम जानते हैं अर्लियर टाइम्स में हमने देखा कि बिफोर कॉइनस, जब अभी कॉइनेज का ज़माना नहीं था जो मोनेटा से शुरू हो गया, तो ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वायर एक्चुअली यूज्ड एज मनी। और उसमें हम देखते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो अगर हम यहाँ की बात करेंगे, एंशिएंट इंडियंस दे यूज्ड ग्रेन एंड दे यूज्ड कैटल। और इसीलिए मैंने उस दिन वो टर्म भी यूज़ की थी, आपको शायद याद, गाँवपति। गाँवपति, और ये संस्कृत से लिया गया गाँव, तो गाँवपति यानी करोड़पति, या जो आज हम कहते हैं मिलियनर वगैरह, जो भी कॉन्सेप्ट है यूरोप का, हमारा करोड़पति का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी गाँवपति से आया है। यानी बहुत सारी कैटल जिसके पास हुआ करती थी उसको समाज में अमीर आदमी समझा जाता था, तो ही वॉज एक्चुअली रेफर्ड टू एज गाँवपति, तो उसको गाँवपति लोग कहते थे। और ये हिस्ट्री में आप कभी ज़रूर, जब आप हिस्ट्री को और ज़्यादा थोड़ी अपने हिसाब से पढ़ना शुरू करोगी तो उस वक्त आपको ये, मैं सिलेबस के बाहर की बात कर रहा हूँ कि सिलेबस के अलावा जब इंसान पढ़ता है। लेटर मेटलिक कॉइन्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, दीज वायर यूज्ड एज जिसको हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ग्रेजुअली मेटेलिक मनी गेव वे टू पेपर करेंसी। और इसमें एक एपिसोड आप अगर इंडिया के बारे में, वो मैंने पहले भी बताया कि तुगलक के ज़माने में मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने किया था, उसने इसको लेदर को इस्तेमाल किया, लेदर मनी यूज़ किया, टोकन मनी यूज़ किया था। और यहाँ पर भी आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि जब तक हम कॉपर तक पहुंचते हैं, कॉपर तक पहुंचते पहुंचते हम ये देख रहे हैं कि अब जब हम पेपर करेंसी या लेदर करेंसी की तरफ जब हम मूव करते हैं, तो इट मीन्स कि अब करेंसी के अंदर वैल्यू नहीं रहा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नाउ करेंसी। तो यहां पर हम मनी और करेंसी में भी हमें फर्क समझना चाहिए। मनी इटसेल्फ मीन्स द वैल्यू इज इनसाइड इट, इसके अंदर वैल्यू है। जैसे सोना है तो अंदर वैल्यू था, सिल्वर है तो अंदर वैल्यू था, कॉपर है तो अंदर वैल्यू था। लेकिन जब ये करेंसी में चेंज हो गया तो नाउ इट इज नॉट इट लॉस्ट इट्स वैल्यू, लेकिन इसका अब वैल्यू जो है दैट इज ए लीगल टेंडर नाउ। अब कोई ये गारंटी कर रहा है कि इसके अंदर वैल्यू है, अब उस पर हम भरोसा कर रहे हैं, तो ये भरोसे की चीज आ गई। पहले ये भरोसे की चीज नहीं हुआ करती थी, पहले ये मनी वो सॉलिड मनी होता था, समझ रहे हैं। सो ग्रेजुअली मेटेलिक मनी गेव वे टू प्रॉपर करेंसी। तो अब मेटेलिक मनी के बाद ये जो प्रॉपर करेंसी, या जिसको हम पेपर करेंसी भी कहेंगे, तो करेंसी की अब मुख्तलिफ अकसाम हो गई है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करेंगे तो उसमें करेंसी जो है नोट के, कागज़ के नोट में आता है, या डिमांड डिपॉजिट के वो बन जाते हैं, या इसके अलावा प्लास्टिक मनी। कैन यू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक मनी वी आर यूजिंग? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो प्लास्टिक मनी है ना असल में। तो असल में अगर उसको देखा जाए एक अलग तरीके से, वो तो डिजिटल मनी है, लेकिन शेप हमारे पास कैसी है, वो प्लास्टिक का एक कार्ड आपके पास है, तो दैट्स एक्चुअली प्लास्टिक मनी है ना। तो उसमें भी वैल्यू है, कोई ये ऑथेंटिकेट कर रहा है कि इस प्लास्टिक में जो वैल्यू मेरे पास है, तो अगर मैं ये आपको ट्रांसफर कर रहा हूं तो दैट्स अ लीगल टेंडर नाउ। यानी मेरे उस कार्ड का इतना वैल्यू है कि उससे अगर मैं डिजिटल आपको ट्रांसफर करूं तो आप उसको मनी समझ रहे हैं।
समझ रहे हैं? तो ये पावर है इसकी। तो जब हम करेंसी फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करेंगे, सो द फॉर्म्स ऑफ मनी दे हैव चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो एंशंट दौर में क्या था, उसके बाद जो किंगडम का ज़माना आया, बहुत पुराने ज़माने की बात करते हैं, जब हम जनपदास या महाजनपदास की बात करते हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे प्रॉपरली तो उसमें आपको पता चलेगा कि वही कैटल, सॉल्ट, ग्रेन्स, ए टाइप ऑफ बार्टर सिस्टम वाज दियर। और उसके बाद किंगडम के ज़माने में गोल्ड, सिल्वर वगैरह, वो कॉपर कॉइन्स तक पहुंच गए हम। और फिर जब हम, यानी इसको हम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में आप देख रहे हैं, पहले तो ये बहस हमने पहले भी की। तो उसके बाद एट प्रेजेंट आप अगर देखें तो इसके भी हम 3 अदवार मुकर्रर कर सकते हैं। एंशिएंट टाइम्स में क्या था, फिर मिडीवल किंगडम के ज़माने में क्या था, और उसके बाद मॉडर्न दौर में क्या है। तो उतना ज़्यादा, मैंने पहले भी कहा, ये उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आप इसको। अब आप पेपर मनी की बात करेंगे तो इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट नोट्स, जो गवर्नमेंट नोट छपाए। तो उन छापे हुए नोटों को गवर्नमेंट इशू करता है, ठीक है। और उन इश्यूज करने का तरीका जो है, अब यहां पर वो आया मनी एंड बैंकिंग। अब यहां बैंक बीच में आ गया, क्योंकि जो आपके पास करेंसी का नोट पहुंचता है उसका मीडियम एक है, आपके पास कैसे पहुंचेगा। थोड़ी ही मतलब हमारी गवर्नमेंट हमें बोरियों में सेंड करेगी उसको, तो उसका एक मैकेनिज्म है। तो बैंक जो है वो एक यूनिवर्सल एक मैकेनिज्म इसका बन गया, समझ रहे हैं। तो यहां पर अब बैंकिंग का सिस्टम भी अब ये कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। जब आपने मनी को पेपर में कन्वर्ट किया एज अ लीगल टेंडर, अब ये लीगल टेंडर इशू करने का एक इदारा होना चाहिए, और वो इदारा कौन है? दैट इज द बैंकिंग सिस्टम। सो पेपर नोट्स आर एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज थ्रू बैंक्स। अब ये बैंक गारंटी करता है कि अगर मुझे वैल्यू इसका चाहिए, हालांकि वैल्यू तो कहीं पर मौजूद मुझे नहीं लग रहा है। और दुनिया में ये एक मतलब इस तरह से एक आयरनी भी, बहुत सारे लोग इस पर बात भी करते हैं कि अगर हम देखेंगे कि सारे ममालिक कहते हैं कि हमारे ऊपर कर्जा है, हमारे ऊपर कर्जा है, तो आखिर ये कर्जा हम टू होम वी ओव इट दारों के साथ ली है। तो ये भी एक मसला है, ये पेपर करेंसी में ये लुच्चा है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें ये मसला है। सो बैंक्स आर एक्चुअली दे आर ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और दैट इज वाई कि हम उन पर डिपेंड करते हैं। और इंडिया में अगर हम देखेंगे करेंसी नोट्स जो है वो कॉइन्स भी इशू होते हैं और करेंसी नोट्स भी। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग लीगल टेंडर होते हुए भी, पिछले दिनों में जब मैं श्रीनगर गया था 1-2 दिन पहले, आपको याद होगा, तो हम उसमें बैठे हुए थे बस में, थोड़ी सी लेट मुझे गाड़ी मिली, और उसके बाद जो कंडक्टर आ गया तो उसने उससे कहा कि मुझे अवंतीपोरा तक जाना है। तो उसने कहा हम 35 रुपये लेते हैं, 35 या 25 इस तरह की कोई बात उसे। तो उसने कहा कि कोई 30 लेता है तो कोई 35 लेता है, आपके मेरे साथ जो साइड में वहाँ आदमी बैठा हुआ था। तो उसने कहा नहीं सर, ऐसा मसला नहीं है, असल में 35 रुपये किराया है, लेकिन 5 रुपये का नोट कोई न लेता है न देता है, समझे ये, जबकि ये लीगल टेंडर है। और 50 पैसा भी लीगल टेंडर है, 25 पैसे का कॉइन भी लीगल टेंडर है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन पता नहीं शिकोशी बदल पड़ी सोचन थोड़ा बहुत, तो ये मसला है यहां पर। सो पेपर नोट्स आर एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड दे आर बेसिकली, जो उसको ऑथराइज करता है, जो हम तक पहुंचाता है, और जो उसकी एजेंसी के तौर पर काम करता है, दैट आर दोज आर बैंक्स। और इसके लिए जो मास्टर बैंक जिसको आप कहेंगे, जो मालिक है इन सब चीजों का, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई भी कहते हैं, आरबीआई। तो ये आपने उन नोट्स पर भी लिखा हुआ पाए, आपने देखा होगा, इट वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और आरबीआई का गवर्नर ही उसको ऑथोराइज करता है। और वो सर्टिफिकेट जो नीचे होती है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, वो आपने आप देखा होगा। शायद इस वक्त मेरे पास कोई नोट है जेब में, ये नोट है आज शुक्र तोरी मैं यहीं से ही की थी सूत्र। तो इस पर यहाँ पर जो है नोट पर लिखा है, ये जो प्रॉमिस इसका होता है कि ये मुझे कम थोड़ा सा मतलब वो मैं यहाँ पर आपको ये दिखाऊंगा, कैमरा के बिल्कुल नज़दीक, ये है आरबीआई के गवर्नर का, आप देख रहे हो उधर, दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर है आरबीआई के गवर्नर का साइन, इधर है ना सिग्नेचर, और ऊपर वो गारंटी दी हुई है। ये है, इस तरह से हम कहते हैं कि ये ऑथोराइज। और इसके अब निशानात भी बहुत सारे इसमें ये है कि बहुत सारे लोग इसको, और इसका पेपर जो होता है ये खास किस्म का पेपर होता है, और इसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, और उसी के जरिए से हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। वरना बहुत सारे लोग, हमने सुना भी होगा आपने, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि इन हमारे नोट्स के साथ कुछ जो है जिनको हम कहते हैं कि नकली नोट भी, फेक नोट्स जो होते हैं, फेक करेंसी जो होती है, ये भी एक बड़ा मसला होता है समाज में। लेकिन इसका मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि उतना ज़्यादा लोग नहीं, इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, लेकिन है तो ये मतलब इतना स्ट्रांग है ये सिस्टम कि इसमें उतनी ज़्यादा आसानी से आदमी रिगिंग नहीं कर पाता है। सो नो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू मनी
क्योंकि ये सीधे गवर्नमेंट का मतलब मामला होता है। और नो पर्सन इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज पेमेंट मेड इन रुपीज। वो भी रिफ्यूज भी कोई नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं लूंगा, मुझे सोना चाहिए इसके बदले, वो तो नहीं है, वो रिफ्यूज भी नहीं कर सकता है नाज मशीनी पहुंच जरूरत के मेरे चीज पर वो कोई नहीं कर सकता है। हैंस इंडियन रुपी जिसको हम कहते हैं, जिसका वो अब जो निशान है हमारा, जो डॉलर की तरह हमारे पास नहीं होता था, हम RS लिखते थे, लेकिन अब हमारे पास वो हिंदी का अक्षर र की तरह का है, लेकिन वो रुपी उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया, ये सारे लोग अब इसको मानते हैं कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। और अब जब हम कहते हैं कि नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंसी में क्या फ़र्क होता है, आमतौर पर हम ये इन मसाइल से गुजरते हैं कि जब हम कहते हैं कि रोज़ाना खबरों में हम सुनते हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपया जो है तगड़ी हो गई या रुपया जो है वो नरमी की शिकार हो रही है, तो ये क्या मसला है। सो द इंडियन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स दे आर वैलिड ओनली इन इंडिया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दिस कि हर मुल्क का की अपनी करेंसी असल में वैलिड कहाँ पर है। ये मैंने पिछले दिन भी बताया था कि आपकी बहनें कभी अमेरिका से अगर वो डॉलर भी लाएं तो हमारे लिए उन डॉलर का कोई मतलब नहीं होता है। या आपके जो दादा दादी है वो जब उधर गए थे सऊदीया, तो उन्होंने वो 5 रुपए का वो रियाल उनके जेब में पड़ा हुआ था, तो वो रियाल का 5 रुपए वो हमारे किसी, हालांकि उसकी वैल्यू ठीक ठाक है, रुपए में उसकी वैल्यू अच्छी है, लेकिन कोई लेगा नहीं। सुदीन तक पहुंच रही थी मुझे क्या तुम इसलाइक ही नहीं, क्योंकि हर मुल्क की अपनी करेंसी उस मुल्क में वैलिड होती है। सो एवरी कंट्री हैज इट इज ओन करेंसी, और हर मुल्क की अपनी करेंसी है। जिस तरह से हम इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ रुपए की करेंसी है, और हम अगर बांग्लादेश की बात करें तो उनकी करेंसी का टका, और इसी तरह जो जापान में येन है, और इसी तरह अमेरिका में डॉलर है, और यूरोपियन सारे कंट्रीज़ का एक उनकी एक अपनी यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी जिसको यूरो कहते हैं, और इसी तरह ब्रिटिश की अपनी करेंसी पाउंड है, और मुख्तलिफ जो या अगर हम टर्की की बात करें लिरा है। तो हर एक की अपनी अपनी जो है करेंसी है, दिनार है, दिरहम है, और मुख्तलिफ नाम दुनिया में इनके पाए जाते हैं। और रशिया में रूबेल है, US में डॉलर है, इंडिया में इंडियन रुपी है, और यूरोप में जो मैंने आपको बताया ये करेंसी के मुख्तलिफ नाम हैं। तो अब इन करेंसीज का आपस में क्या ताल्लुक है, तो इसके अलावा अब आप अपने हिसाब से भी देख सकती हैं कि फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ब्राज़ील, चाइना की करेंसी जानते हो उसका क्या नाम है, पता होना चाहिए, हमारे बिल्कुल नज़दीक में है, युआन उसकी करेंसी है। तो बाकी जो है फ्रांस, तो जर्मनी और ब्राज़ील की करेंसी आप मालूम कीजिए, ये आपके उसमें वो असाइनमेंट लिखा हुआ है आपकी बुक में। सो अब हम इन करेंसीज का अपना वैल्यू उस मुल्क के GDP के हिसाब से, यानी उनकी डेवलपमेंट कितनी है, तो उस तरह से ये किया जाता है। वो भी एक तरह से मतलब हम समझ सकते हैं कि एक तरह का वो एक कॉलोनियलिज्म ही है। आप देखते हैं कि यूरोप की करेंसीज बहुत ज़्यादा महंगी है, हमारी करेंसी जो जिसको हम थर्ड वर्ल्ड भी कहते हैं एक तरह से, तो वहाँ की करेंसीज अक्सर बेशतर जो है कमज़ोर समझी जाती है। तो ये भी एक मसला है इंटरनेशनल लेवल पर, और इस वजह से यहाँ पर हमने वो ब्रिक्स का एक स्टेज देखा था पिछले चंद सालों में, जिसमें मोदी जी ने भी शिरकत की थी। उसमें ब्रिक्स के देश वो चाहते थे कि अपनी करेंसी में वो कारोबार करेंगे, लेकिन जो डॉलर का मसला है दुनिया में, जो हर करेंसी के पीछे जो है डॉलर असल में होता है इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर, इस पर हम कभी बात करेंगे, ये आज हमारा मौजू नहीं है। तो ये बड़ा मसला है, सारे ममालिक इस वजह से एक या दूसरी तरह से वो जिसको हम कहते हैं कि अमेरिका के उस पावर के सामने बिल्कुल मतलब बेबस हैं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि डॉलर की पावर जो दुनिया में चलती है तो उसके आगे तो सभी कमज़ोर हैं। मुल्क कैसा भी हो, हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी हमारी होने के बावजूद भी, या इतना एक बड़ा मुल्क और इतने ज़्यादा वसाइल होने के बावजूद भी हमारी करेंसी रोज़ बरोज़ कमज़ोरी का शिकार हो रही है। और उसके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि हमारी GDP या हमारी ग्रोथ इकॉनमी में कमज़ोरी है, वो है उसके पीछे यही इंटरनेशनल जो डिस्पैरिटी का सिस्टम है करेंसी में, ये मसला है, ये भी एक मसला है। हालांकि हो सकता है बहुत सारे लोग जो इकॉनमी को जो ज़्यादा समझते हैं वो इससे इख्तिलाफ भी करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अनफेयर तरीका है दुनिया का। समटाइम्स पीपल नीड ओनली ए पार्ट ऑफ दियर मनी फॉर डेली यूज़। हम जानते हैं कि जितना हम कमाते हैं सारा खर्च नहीं करते हैं, कुछ बचा के भी रखते हैं। अब इन नोट्स को कहाँ रखें, देग में रखें, ये तो हार्ड मनी नहीं है, ये सॉलिड मनी नहीं है, तो इसको रख पाएँ। अब क्या करेंगे, इसके लिए मैकेनिज्म होना चाहिए ना। तो एक्स्ट्रा मनी इज केप्ट इन ए सेफ प्लेस। व्हाट इज द सेफ प्लेस? दैट इज नन अदर देन द बैंक्स। तो चाहे आप चाहें या ना चाहें, अगर आपके पास करेंसी नोट्स हैं, दूसरी बात, अगर आप करेंसी नोट्स अब घर में रखें तो इसके लिए भी अब कवानीन है, आप ज़्यादा करेंसी के नोट्स घर में नहीं रख सकते। ये भी एक मसला है कि नए रूल्स के तहत आप करेंसी का एक मुख्तसर सा एक वो रख सकते हैं, कुछ हज़ार रुपये रख सकते हैं घर में। उससे ज़्यादा अगर आपके घर में रकम पड़ी हुई है तो इट्स नॉट लीगली मतलब अलाउड।
ये भी एक मसला है, क्योंकि ये बैंक के नज़र में आना चाहिए कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया और क्यों, कितना, इसकी मनी ट्रेल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक दुनियाई एतबार से भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। आगे चलकर आपको ये सब पता चलेगा। ए बैंक इज़ देयरफॉर एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हम दैट डील्स इन मनी, ये एक दुकान की तरह है जहाँ मनी की डील होती है, और वहाँ पर हम इट रिसीव्स फंड्स एंड इट गिव्स लोन्स टू द पीपल। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर एज पर योर नीड्स आप वहाँ से बैंक के साथ काम कर सकते हैं। सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बैंक्स इज कलेक्टिंग सेविंग ऑफ द पब्लिक। ये एक काम है, सेविंग ऑफ द पब्लिक। जो पैसा वो बचत करते हैं, उस बचत के पैसे को तो वो घर में रख नहीं सकते हैं। दे कैन डू दैट बट दे हैव टू कन्वर्ट दैट। लेकिन आप देखेंगे कि अगर कोई इसको सोने में कन्वर्ट करने की या प्रेशस मेटल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करेगा तो उतना तो उसके पास नहीं होता जितना इसके भाव होते हैं। तो फिर भी छोटा मोटा जमा खर्चा करके उसके बाद मिसाल के तौर पर कोई बेटी की शादी के लिए अब हार लेके रखता है, कोई कानों की बालियां रखता है, मतलब यही होते हैं ना, बाद में यही मसाइल होते हैं जिंदगी के। तो वो कैसे करेगा ये, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, वो उतनी सेविंग्स नहीं होती है। तो अल्टीमेटली जो जिसको हम कहते हैं कि रेस्क्यू क्या होता है, बैंक ही होता है फाइनली। तो लिहाजा ज्यादातर लोगों का पैसा कहां पर होता है, बैंक में ही। और दैट इज वाई कि जो सबसे मेन फंक्शन अगर बैंकों का देखा जाए दैट इज कलेक्टिंग सेविंग्स ऑफ द पीपल। ये सबसे बड़ा मसला है। अब जब हम यहां पर देखते हैं तो जो हम सेविंग वहां करते हैं, यानी मैंने पैसा लिया और बैंक को दे दिया, तो इसको कहते हैं डिपॉजिट करना। क्या करना है? डिपॉजिट। इसके लिए प्रॉपर टर्म है इसको डिपॉजिट। तो डिपॉजिट क्या होता है? इट्स ए फाइनेंशियल टर्म। तो ये फाइनेंशियल टर्म है। इट मीन्स मनी ऑफ ए पर्सन केप्ट विद द बैंक। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? मनी ऑफ केप्ट विद द बैंक, जो आप बैंक में रखें जो पैसा। और डिपॉजिटर्स जो होते हैं मुख्तलिफ तरीकों के होते हैं। इट कैन बी मुख्तलिफ तरीकों से आप इसको करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ये डिपॉजिटर जो होते हैं, दीज आर द लाइफ लाइन्स फॉर द बैंक, क्योंकि यही उसको चलाते हैं। जितना लोगों के पास डिपॉजिट जितना करेंगे लोग, तो उतना बैंक के पास भी अवेलेबिलिटी इन पैसों की रहेगी। तो ये मसला है कि जब उनके पास ये पैसा रहेगा, एक दे देगा तो दूसरे को वो लोन पर दे सकते हैं। तो इस तरह से उनका भी फंडा चलता है। सो पीपल डिपॉजिट मनी बाय ओपनिंग बैंक अकाउंट्स। अब यहां पर एक और फंक्शन आ गई। अब आप डिपॉजिट करोगे तो करोगे कैसे? तो उसके लिए बैंकों का एक सिस्टम होता है। तो वहां पर एक पासबुक जिसको हम कहते हैं, तो वो खोलने के लिए एक अकाउंट आप वहां पर बनाना पड़ता है। जैसा आपके पास भी अकाउंट है जिसमें आप जो है मतलब कभी स्कूल में भी उसकी जरूरत पड़ती है। अब तो हर बच्चा जब भी जो ही वो हम उसको स्कूल में उसको एडमिट करते हैं तो उसके साथ ही उसका बैंक अकाउंट खुलता है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीमें हैं तो उनमें से जो पैसा आता है वो डायरेक्ट आप बच्चों के नाम पर ही आता है। तो ये सारी बातें जो है, अब सारी की सारी ट्रांजैक्शन कहां से होती है? इसी पासबुक के जरिए से ही होती है। तो यहां पर जब आप अकाउंट खोलने की बात करेंगे तो ये उसी अकाउंट के थ्रू आपके डिपॉजिटर्स को एक्सेप्ट करता है। तो उसी में इसका हिसाब किताब रखा जाता है। अब तो डिजिटली होता है, पुराने जमाने में उसकी एक कॉपी होती थी, आज भी वो कॉपी वहां आज भी देते हैं। और अगर कोई आज भी वो मैन्युअली करवाना चाहे तो वहां से वो होता है। लेकिन लोग अब तो बिजी हो गए सारे, घर से ही आधा काम तो बैंक का आप घर में ही करते हैं लोग। तो ये सारी चीजें जो है, इससे क्या फायदा होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि इस साल जो रुपए की कीमत है अगले साल उतनी नहीं होती है, इसमें डेप्रिसिएशन होती है, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी इसकी गिरावट आती है, कमी आती है उसमें। तो वो इंटरेस्ट देते हैं इस पर, क्योंकि वो लैंड करते हैं लोन। यही मेरा पैसा जो उनके पास पड़ा हुआ, वही पैसा वो दूसरे को देंगे तो उसको हाई इंटरेस्ट पर देंगे और मुझे भी उस इंटरेस्ट में से थोड़ा बहुत दे देंगे। तो उससे थोड़ा बहुत ये कूप अप हो जाता है, जो करेंसी की वैल्यू जो है जो कम होती है। तो उस डिपॉजिट में थोड़ा सा जो इंटरेस्ट बनता है तो उससे थोड़ी बहुत, हालांकि उतना तो नहीं होता है जितना उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है, उतना तो कभी नहीं होता है, क्योंकि मैंने ये खुद देखा है अपनी आंखों से। अच्छा, डिपॉजिटिंग मनी का मतलब ये होता है यू आर कीपिंग योर जो आपका मनी है, यू आर कीपिंग इट सेफ। तो एक सेफ्टी की तरह काम करता है। और इट अर्नस ए सॉर्ट ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट आल्सो। आपके घर में पड़ा रहेगा तो हो सकता है खराबी हो, या अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो ये नुकसान में भी आ सकते हैं, खराब भी हो सकता है, जल भी सकता है, चोर भी ले जा सकता है। लेकिन अगर आपका ये बैंक में है तो यू कैन रिलाई अपॉन दैट। तो ये अलग बात है कि बैंक भी कभी बैंकरप्ट होते हैं और फिर सारा डूब जाता है। सो देन कम्स टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स या बैंक डिपॉजिट्स जो हम करते हैं। तो वहाँ पर पहला होता है सेविंग अकाउंट, जिसकी हमने बात की। तो सेविंग अकाउंट सिंपल फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट है और ये इट इज़ ओपनड बाय एन इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल इसको खोल सकता है। आपके पास भी है, आपके भैया के पास भी, आपके मामा का एक अकाउंट भी, ऑल दो अगर जो डॉर्मेंट है। तो
मेरा भी सीधी बात है कि सैलरी का अकाउंट होना ज़रूरी है, इसके बगैर तो चारा नहीं है। और इसी तरह आप जो भी पैसा उसमें रखते हैं तो उससे इंटरेस्ट भी वहाँ थोड़ा बहुत मिलता है। उसके बाद आता है करंट अकाउंट, जनरली मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन, जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। इसमें बाद में आपको फ़र्क भी समझ आ जाएगी कि डिपॉजिट्स में यहाँ से हम पैसा डालते हैं, लेकिन करंट अकाउंट जो होता है ट्रेडर का, उसको पैसा चाहिए फटाफट वापस। उस दिन में ट्रांजैक्शन हो गई, उस सारा बैंक के थ्रू हो गया, अब शाम को उसने कहीं पर उसको दे देना है अपने जो उसका सप्लायर है, तो सारा मनी ट्रांसफ़र उसको करता है। जबकि जो डिपॉजिट्स हम करते हैं सेविंग अकाउंट में, जो हम, उनको पता होता है कि सारा पैसा इसको एकदम इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका वो अच्छी तरह से कारोबार कर सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में उनके लिए ये मसला है। इसलिए करंट अकाउंट अक्सर बेशतर उसमें जो इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं किया जाता है, बल्कि उल्टा करंट अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए कुछ चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सिर्फ इतना है कि आपको एक मैकेनिज्म दिया गया है कि आप उसका अपने पैसे को इधर उधर घुमा सकते हैं विदाउट एनी, जिसको हम हैसल फ्री कहते हैं, किसी भी परेशानी के बगैर। तो वो आप समझ लीजिए कि वो करंट अकाउंट है, आपके बिजनेस में ये काम आएगा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलती है। तो इट इज़ फॉर ए बिजनेस पर्सन, इट इज़ फॉर ट्रेडर्स, इट इज़ फॉर फर्म्स, बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करती हैं, तो उनके लिए करंट अकाउंट होता है। ठीक, उसके बाद आती है एक और कोई, अक्सर बेशतर आपने सुना होगा कि कुछ स्कीमें गवर्नमेंट लॉन्च करता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या इस तरह की कुछ स्कीमें आती है। या कोई शख्स जो है रेकरिंग अकाउंट्स खोलता है कि मेरे छोटे बच्चे हैं तो इनके लिए, जैसा कि जो आपका अकाउंट, पहले मैंने उसको रेकरिंग अकाउंट के तौर पर खोला था, लेकिन बाद में उसको कन्वर्ट किया सेविंग अकाउंट में। तो उसमें यही था कि अब बेटी हो गई है तो आगे चलकर इसके ज़िंदगी में इसको कभी जो पैसा ज़रूरत पड़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अकाउंट में थोड़ा सा जमा करेंगे, और उसके बाद इसको कभी ज़रूरत आएगी ज़िंदगी में, क्योंकि ये पैसा काम आता है डेफिनेटली। तो उसको रेकरिंग अकाउंट कहते हैं। तो मनी इज़ आल्सो डिपॉजिटेड, लेकिन एक सेट रूल के तहत मंथली उसमें इंस्टॉलमेंट्स भरे जाते हैं कि देखिए मैं इसको रेकरिंग करूँगा, हज़ार रुपये में हर महीने इसमें रखूंगा, 10 हज़ार में रखूंगा, 5 हज़ार में रखूंगा। तो इस तरह से वो रेकरिंग अकाउंट कहता है, और ये फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। और बैंक को भी ये पता है कि ये पैसा हमारे पास लंबी मुद्दत के लिए है, और इसमें जो डिपॉजिट्स जो होते हैं उन पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलती है, क्योंकि सेविंग में उनको पता है ये कल डिमांड कर सकता है, मुझे वापस चाहिए। लेकिन फिक्स्ड में उनको पता है कि उसने 5 साल के लिए डाल दिया है, तो 5 साल तो पैसा नहीं लेगा हमसे। समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसमें फर्क। तो फिक्स्ड डिपॉजिट जो है ये टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, और डिपॉजिट्स रिमेन फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, ये आप याद रखेंगे। और इसमें हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और कुछ में तो पहले ज़माने में डबल दिया जाता था 5 साल के अंदर। अब तो उस तरह के नहीं है, तो अब फर्क आ गई है। उसके बाद अब जो है हम ये भी देखेंगे कि जैसा मैंने प्लास्टिक मनी अभी कहा था, तो प्लास्टिक मनी पर अगर हम बात करेंगे तो ये एवरी कंट्री हैज़ प्रिंटेड पेपर करेंसी, ये तो हमें पता है। लेकिन पेपर मनी के साथ साथ एक मसला ये है कि इट कैन बी स्पाइल्ड ईजीली। अगर पेपर की को आपके पास एक गुठली है 10 लाख की भी, ये अगर आग में गई तो ये गई, ठीक है ना? तो ये मसला है इसके लिए, इट हैज़ लेस ड्यूरेबिलिटी, और ये बड़ा वल्नरेबल है, जल सकता है, पानी में जा सकता है, कोई फाड़ भी सकता है, कोई मतलब कहीं पर उस जगह पर गिर गया जहाँ से ये वापस भी नहीं आ सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसके साथ हो सकती है। सो देयरफॉर प्लास्टिक मनी इज़ वाइडली यूज्ड, जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक मनी रेफर्स टू हैंड प्लास्टिक कार्ड्स, जिनका वैल्यू होता है यूज्ड इंस्टेड ऑफ कैश। तो ये ड्यूरेबल है। प्लास्टिक मनी हैज़ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस, हर जगह कार्ड चलते हैं, और पूरी दुनिया में इसको ज़्यादा भी, और इसमें कैश कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, इसके अलावा प्रीपेड कार्ड्स होते हैं, और स्टोर कार्ड्स भी होते हैं। मुख्तलिफ जो फर्में हैं अपने स्टोर कार्ड्स को जारी करते हैं। और उसके बाद, और आपने ये भी देखा होगा कि जब हम वो ये इलेक्ट्रिसिटी के वो फिटिंग लगा रहे थे, या जो जब इसकी वो उसमें से वो कार्ड्स निकले, तो एक टोकन की तरह वो बिल्कुल उसका वैल्यू देते हैं फिर वो। तो उसमें अगर 5 रुपये लिखे हैं तो उस कंपनी के साथ जहाँ से आपने वो लाया है, तो वो उसी तरह जिस तरह लीगल टेंडर वो एक्सेप्ट करता है, उस तरह से वो उसके बदले पैसा भी देता है। तो इस तरह से इनकी, और हालांकि वो कागज़ में ही होता है, तो इस तरह से बहुत सारी फर्म्स जो है वो अपने टोकन्स ऐसे ही इशू करते हैं, लेकिन उसी कंपनी में वो वैलिड होते हैं। तो उनको बार बार उसको, और चूंकि जो प्लास्टिक होता है वो ख़ास तरीके से ख़ास मशीन में वो प्रिंट करते हैं, तो उसमें फोर्जरी होने का भी खतरा कम रहता है। समझ रहे हैं? और जब हम डेबिट कार्ड्स की बात करते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज बैंक कार्ड। इसको हम, जो डेबिट कार्ड हमारे पास आमतौर पर होता है, हालांकि मैं सुशील रोमत, क्योंकि आप तो डिजिटल सारा होता है, मुझे तो पता नहीं वो कहाँ गया। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू द कार्ड होल्डर्स बैंक अकाउंट, यानी वहाँ टेलर मशीनें होती हैं जिसको हम ATM कहते हैं, तो वहाँ पर ये
काम करता है एज, जैसे विड्रॉवल आपको निकालनी है, वो आपको बैंक पर नहीं जाना है, वो आप वो चेक लिखनी है, अब आप सीधे वो कार्ड डाल के वो आपने किया है काफ़ी दफ़ा, सो इट इज़ यूज्ड इन स्टॉक कैश फॉर परचेज। ये हम दुकान पर भी इस्तेमाल आप करते हैं, वहाँ पर वो स्कैनर वगैरह लगे होते हैं, तो आपने इससे रोज़ाना की बुनियादों पर आप लोग इससे काम करते हैं। हालांकि अब बहुत सारे लोग जो है जो हमारे बेगर्स होते हैं वो भी QR कोड के साथ घूमने लगते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग तो उनको कहते हैं कि यार पैसा है ही नहीं, और ये सही भी है कि किसी के जेब में पैसा नहीं है। पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे तो मेरे पास नहीं था, तो ये जो पैसा मेरे जेब में पड़ा हुआ है ये मैंने सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि पिछले दिनों जो श्रीनगर जाना हुआ तो रास्ते में तो ज़रूरत पड़ती है थोड़े बहुत कैश की, और दूसरी बात कि आप जा रही हो, सुबह आपको स्कूल जाना है, तो थोड़ा सा आपके लिए, आप जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती हो तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए था, तो मैंने ये निकाल लिया, वरना तो इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये उस दिन से तो मेरे जेब में पड़ी हुई है ये कैश इसी तरह से, क्योंकि जो भी सुबह सब्ज़ी लेनी थी तो मैंने सीधा कार्ड का इस्तेमाल किया, तो अब ये सारी चीज़ें उसी तरह से होती है। तो मनी का, ये पेपर मनी का बहुत कम यूज़ होता है, और मोस्टली जब हम इसको देखते हैं, इस कार्ड को जिसको हम डेबिट कार्ड कहते हैं, इसको आप कहाँ पर यूज़ करते हैं? ATM पर ही ज़्यादातर इसको लोग यूज़ करते हैं अगर इसको कैश में कन्वर्ट करना है तो ATM उसके लिए। बाकी रही बात, अगर आपको रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए तो उसमें आप इसको एज दुकानदार के पास QR कोड स्कैन करके या उसका नंबर पूछ के उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड, उसके बाद आता है और अब ये जो क्रेडिट कार्ड जो होता है, इट इज़ कार्ड होल्डर टू, जो जब हमने पहले कौन सा पढ़ा वो, हाँ ये हमने ये, हाँ डेबिट कार्ड हमने पढ़ा, अब क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड असल में जो बैंक, हम आज डेबिट कार्ड ही यूज़ करते हैं इस चीज़ों को खरीदने के लिए, लेकिन बैंकों के पास एक स्कीम है जिसको हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन अब वो इनएक्टिव है, मैंने उसको डीएक्टिवेट किया है। तो उसमें असल में वो लोग कुछ, आप इमीडिएट पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कभी पैसा आपके पास नहीं होता है, आपके डेबिट कार्ड में मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, तो उस वक्त बैंक आपको थोड़े दिनों के लिए क्रेडिट भी देता है, तो वो उसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिया जाता है। तो आपको परचेजिंग करनी है तो आप परेशान नहीं होंगे, तो आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी फिर वो चार्ज करते हैं। अगर वो ड्यू डेट से पहले आपने किया तो फिर कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन अगर आपने ड्यू डेट के बाद किया तो उसमें थोड़ी बहुत चार्जेस लेते हैं वो। तो इस तरह से उनका भी वो काम होता है, बैंक का भी काम होता है थोड़ा बहुत, और जो कस्टमर है उसका भी काम होता है। और पेमेंट जो है वो प्रॉमिस के तौर पर, यानी टू पे लेटर, ये मैंने आपसे लिया, बैंक को पता है इसका अकाउंट हमारे पास है, तो जो ही इसके पास पैसा आएगा तो ये ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन उसमें उन्होंने एक लुचा रखा है कि जब हम पेमेंट करते हैं उससे, तो वो खुद से उसमें काटते नहीं है पैसा, उसमें डालना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान भूल जाता है, और फिर क्रेडिट कार्ड में जो चार्जेस लगते हैं वो ठीक ठाक होते हैं, अच्छे खासे चार्जेस होते हैं, तो इससे काफ़ी पैसा कमाते हैं बैंक वाले। तो इसलिए इंसान को होना चाहिए, जब अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, वरना इसमें लेने के देने पड़ते हैं। और ये इसको आप रिवॉल्विंग अकाउंट, इसका क्रेडिट जो होता है उसको रिवॉल्विंग अकाउंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, कि आपको एक खास सेट डेट पर आपको इसकी बैलेंस को क्लियर करना है तो आप पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन क्लियर बैलेंस नहीं हुई तो आप पर चार्ज लगेंगे। समझ आया? सो और इसमें क्रेडिट लिमिट होता है, ये अनलिमिटेड नहीं है। आपने 1 लाख रखा है तो 1 लाख तक आप कर सकते हैं, आपने 1.5 लाख रखा है तो 1.5 लाख, आपने 10 लाख रखा है तो 10 लाख तक आप कर सकते हैं। और यूजर कैन बारो मनी फॉर परचेज और टेक कैश एडवांसेस विद इन द क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट लिमिट के साथ वो कैश एडवांसेस भी ले सकता है। लेकिन अगर इसको आप, ये भी एक मसला है, हालांकि आपकी किताब में ये लिखा नहीं है, क्रेडिट कार्ड को अगर आपने ATM में यूज किया कैश निकालने के लिए, उस पर चार्जेस सख्त लगते हैं, बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, यानी सीधे वो 100-150 रुपए काटते हैं। ये उसमें रखा है उन्होंने, यानी आपको असल में एक कार्ड दिया गया है कि आप इसको दुकान पर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप कैश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर तो सीधे वो चार्ज करते हैं। उसके बाद आते हैं की पॉइंट्स जो आपको इसमें याद रखने हैं, वो है मॉडर्न मनी जो है, इट इंक्लूड्स करेंसी, बैंक डिपॉजिट्स एंड प्लास्टिक मनी। ये तो मॉडर्न मनी का तस्वुर है। अब इसके आगे तो हमारी मनी का तस्वुर अब नहीं है, जबकि असल में मनी जो होता है, मनी इट शुड हैव वैल्यू इन इटसेल्फ, तो उसको मनी कहते हैं। तो ये असल में करेंसी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मनी, एक्चुअल रियल मनी एंड फिएट मनी। इसको फिएट मनी भी कहते हैं और या फिएट करेंसी भी कहते हैं, फेक नहीं, फिएट मैं बोल रहा हूँ, फिएट। हाँ, तो करेंसी इज इशूड ओनली बाय द सेंट्रल बैंक, ये आप याद रखेंगे। और बैंक डिपॉजिट्स आर सेफ एंड दे अर्न आल्सो इंटरेस्ट। बैंक डिपॉजिट्स, अगर आपने वो डिपॉजिट तो आपको पता है जो हम यहाँ से भरते हैं। और प्लास्टिक मनी ड्यूरेबल होता है
और ये कन्वीनियंट भी होता है इंस्टेड ऑफ पेपर करेंसी, ये भी एक पॉइंट पड़ा। और इसके अलावा डेबिट कार्ड जो है, जो बैंक बैलेंस, क्रेडिट कार्ड्स और बारोड मनी, ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो हमने इसमें पढ़े। और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि डेबिट कार्ड्स किनको कहते हैं, बैंक बैलेंस क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए कि बैंक बैलेंस होती है वो सारा अमाउंट जो आपके बैंक में पड़ा हुआ है, जितना डिजिटल एसेट आपका होता है बैंक में, और जो आप चेक करते हैं कि मेरी बैलेंस कितनी है तो उसको हम बैंक बैलेंस कहते हैं। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, तो अब आपको पता है क्रेडिट कार्ड जो बैंक आपको कार्ड देता है कि चलिए आप मुझे बाद में दे दीजिए, फिलहाल आपका खर्चा है तो कर लीजिए, महीने बाद मुझे वापस लौटा दीजिए, और उसको बारोड मनी भी कहते हैं। और कुछ बारोड मनी ऐसा होता है जो लोन के ऊपर लिया जाता है लेकिन उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। तो इसके बाद शायद इसका एक और पार्ट भी बनेगा, तो उस पर हम बात करेंगे। चलिए।